गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार और टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके बारे में आपको बताने के लिए एक नई टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल होगा कि फॉरेन इनकम है वो इंडिया में जो पर्सन जो है उसके पे कैसे टैक्स लायबिलिटी होगी, क्या क्या टैक्स ऑब्लिगेशन होंगे और क्या कैसे कैसे वो इनकम टैक्स रिटर्न और क्या क्या उन्हें करना होता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियो जो भी हमारी फाइनेंशियल से रिगार्डिंग या कोई भी फाइनेंशियल से रिगार्डिंग हम करते हैं आपको वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी नई जो रूल्स रेगुलेशन आते हैं या उनसे मिस आउट ना कर पाए। तो आज की बेसिक वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन इनकम, जो विदेश से आपको इंडिया से बाहर से हमें जो इनकम मिल रही है और उसके टैक्स फाइलिंग कैसे होगी, इसके बारे में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ॉरेन आज के टाइम में आपको पता है कि इंडिया में रहकर भी हम इतना बढ़िया टाइम आ रहा है कि इतना नई टेक्नोलॉजी हो रही है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं और काम करके हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या टैक्स फाइलिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड देखना होगा कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जो भी पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो उसके लिए बेसिक 3 कैटेगरी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वन बाय वन मैं वो डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी इनकम कैसे हो रही है क्या नहीं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में और चलो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, देखेंगे हम कि उसका क्या है। तो बेसिक इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें बेसिक 3 होते हैं, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जैसे कि इसके बारे में हम बात करेंगे। अब रेजिडेंट कौन होता है? नॉन ऑर्डिनरी जिसे हम बोलते हैं RNOR, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट NR। तो ये क्या होते हैं कि इनके कैसे क्या होते हैं, पहले ये स्टेटस देखेंगे कोई भी पर्सन है इन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि तीनों का क्या होता है कि टैक्स तीनों की अलग वो होता है कि कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग के लिए अलग अलग वो होता है। तो सबसे पहले हम ये तीनों में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट के लिए 182, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, 2 जो वो होते हैं हमें क्वालिफाई करनी होती है। इसमें 2 कंडीशन होती है। एक होती है 180 डेज, 182 डेज। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम टैक्स वो कर रहे हैं कैलकुलेट, उसके लास्ट जिस ईयर का हम टैक्स कर रहे हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर, उसमें कोई भी पर्सन है जो 182 डेज से ज़्यादा अगर इंडिया में रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हम रेजिडेंट बोलते हैं। और उसके साथ एक और कंडीशन होती है कि 60 डेज सिंगल फिक्सल ईयर। इसमें से अगर 60 डेज और एटलीस्ट 365 डेज, अगर कोई भी प्रोसीडिंग ईयर में, अगर 4 प्रोसीडिंग ईयर में, 4 प्रोसीडिंग ईयर में अगर कोई पर्सन रहा है तो ये दोनों कंडीशन वो हो गया तो हम उसे रेजिडेंट मानते हैं। तो बेसिक मैं बता देता हूँ फिर से एक बार आपको कि 182 डेज अगर कोई भी हम फाइनेंशियल जैसे 22-23 के लिए हम कर रहे हैं तो उस साल में अगर कोई पर्सन 182 डेज से और या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे हम रेजिडेंट मांगे। और दूसरा कि उससे लास्ट ईयर कोई भी सिंगल डे में 60 डेज रहा हो, जैसे 22-23 में कोई भी 60 डेज रहता है, और उससे जस्ट 4 ईयर में अगर वो 365 डेज रहता है तो उसे भी हम रेजिडेंट मानें। तो ये 2 बेसिक कंडीशन है जो रेजिडेंट के लिए होनी चाहिए, तो हम उसे रेजिडेंट मानें। अब हम आते हैं RNOR, जैसे रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए कंडीशन होती है, वो होती है हमारे पास, इसके लिए भी 2 कंडीशन हमें क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम रेजिडेंट के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली होती है कि उसे 729 दिन तक इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, जिस हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं उससे प्रीसीडिंग ईयर में अगर वो 729 दिन अगर वो इंडिया में रहता है तो उसे हम NROR मानेंगे। दूसरी कंडीशन है अगर कोई रेजिडेंट और वो एटलीस्ट 9 ईयर्स
कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर उसे प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 साल में से 9 साल अगर वो इंडिया में रहा है तो उसे भी हम NROR मानेंगे। तो ये 2 कंडीशन होती हैं NROR, और जो रेजिडेंट और NROR में नहीं आता है वो हम इंक्लूड करेंगे नॉन रेजिडेंट में। तो बेसिक ये 3 कैटेगरी में थे जिसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस से हम चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन में से आ रहा है। तो अब टैक्स की बात करें, टैक्स फाइलिंग की, तो जो रेजिडेंट का है उसकी टैक्स फाइलिंग अलग होती है, और NROR और NR की जो टैक्स वो है फाइलिंग वो अलग तरीके से होती है। तो इन दोनों की एक ही हम मानते हैं तो उसमें से करेंगे, और रेजिडेंट के लिए हमें अलग करनी पड़े। तो इसके बारे में हम रेजिडेंट के लिए क्या होता है कि जो भी अगर हम टैक्स कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे सेलिब्रेट होते हैं इंडिया में, जो इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा, जो सेलिब्रेट देता है हमें, उसके हिसाब से हम टैक्स की वो करेंगे। लेकिन अगर रेजिडेंट को कोई भी फॉरेन इनकम भी मिलती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रेजिडेंट है, हमने वो कर लिया तीनों, अगर हमारी दोनों जो कंडीशन है रेजिडेंट वाली वो फुलफ़िल हो रही है तो हम मान लेते हैं रेजिडेंट है। लेकिन उसको भी अगर वो मिल रहा है, फॉरेन इनकम मिल रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो टैक्स सेलिब्रेट है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम उसको करेंगे तो क्या है कि जो भी फॉरेन में हमें इनकम मिल रही है उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे, और इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके हम उसके जो अप्रोप्रिएट स्लैब आता है उसमें हम उसको इंक्लूड करके और उसकी फाइलिंग कर देंगे। तो ये रेजिडेंट के लिए है कि हम ऐसे उसका फाइल करेंगे। इनकम टैक्स का जो वो अथोराइज करता है एक एग्रीमेंट को, कि हमें एक एग्रीमेंट मिलता है, एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसका एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसका सेक्शन का नाम है DTAA। इसका मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये इससे हमें क्या मिलता है, इस सेक्शन की बात करें तो इसमें हमें मिलता है कि कोई भी अगर इनकम, जैसे मैं हूँ और मैं एक रेजिडेंट हूँ और रेजिडेंट मेरे को फॉरेन इनकम हो रही है और उसको मैंने टैक्स पे कर दिया फॉरेन में भी, उस पर अप्लीकेबल है, तो क्या होता है कि उसको हमें यहाँ पर छूट मिलती है, तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, रिलीफ मिलती है। तो उसके लिए हमें ये सेक्शन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी अगर एक पर्सन है एक सेम ही इनकम पे अगर 2 टाइम टैक्स दे रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है तो वो एक ही टाइम टैक्स दे। इसके लिए क्या होता है कि DTAA जो सेक्शन बनाया गया है, ये बनाया गया है कि उसमें टैक्स की रिलीफ मिल जाती है। तो ये सेक्शन इसके लिए हमें बहुत मिल जाती है रिलीफ, कि हम सेम इनकम पे डबल टैक्स ना दें। तो ये तो हो गया रेजिडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट के। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट के लिए बात करें तो क्या होता है कि कोई भी इनकम टैक्स, जैसे हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि कोई भी अगर फॉरेन में इनकम कमा रहा है तो उसके लिए टैक्स बनता ही नहीं, क्योंकि वो ना तो रेजिडेंट है, ना इंडिया में है, ना रह रहा है, तो उसको टैक्स क्या बने, तो हम क्यों लें उसकी इनकम पे टैक्स। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि हम उस पर टैक्स नहीं लें। लेकिन इसके अलावा कुछ सेक्शन है, जैसे एक सेक्शन मैं बताता हूँ 195। अगर इस सेक्शन में अगर कोई भी TDS कटा हुआ है, जैसे इस सेक्शन में आते हैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारे इसमें आते हैं कि उसमें अगर इनकम हो रही है, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है फॉरेन से, या फिर रॉयल्टी मिल रही है, या कोई टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, या फिर कोई भी हम क्या कैपिटल गेन आ रहा है, तो अगर ये जो 195 में सेक्शन में इंक्लूड होते हैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कैपिटल गेन, टेक्निकल सर्विस के जो भी इनकम में इसमें से इंक्लूड हो रही है, तो उस पर क्या होता है कि हमें टैक्स करना पड़ता है, और वो टैक्स हमारा नॉर्मल जो इंडिया का स्लैब रेट है उसके हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। तो ये था दोनों के लिए। पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लेंगे, उसके बाद उसके लिए हम रेजिडेंट होगा तो रेजिडेंट में हमें क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से हम उसमें जो भी अप्रोप्रिएट हेड होगा उसमें से इनकम दिखा के हम फाइल कर देंगे, और DTA की हम रिलीफ ले सकते हैं, हमारे पास ये उसके मिल जाएगा। और जो इसके अलावा हमारे पास जो भी ATC ATD की डिडक्शन है या कोई और डिडक्शन है तो वो दिखा के हम कर लेंगे। और NR में आपको पता ही है कि मैं बता दिया कि इसमें से कुछ नहीं होती, लेकिन जो 195 में TDS कटा है या कोई इंटरेस्ट का, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और इनका टेक्निकल सर्विस और इसका, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास NRE का
इनकम दिखा के सेम हमारा जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से हम फाइल करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा TDS का। TDS की बात यही करते हैं कि हम जब भी कोई भी फॉरेन इनकम मिलती है तो उसमें से हमारे जो भी फॉरेन से आता है तो उसके लिए हमारा TDS कटता है 195 में। जो भी TDS कटेगा 195 में कटेगा। और इसका हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसका जो है रिलीफ मिलता है वो वही सेक्शन का मिलता है DTA। इसका रिलीफ मिलेगा और TDS कटा होगा तो इसमें जो भी हेड होगा और उसके बाद में हमारे पास जो भी जैसे TDS है वो हम क्लेम कर लेंगे और हमारे जो इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे उसमें हमारा क्लेम कर लेंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम यही बात करने के बारे में आए थे कि फॉरेन इनकम है और उसके टैक्स की क्या क्या लायबिलिटी है। तो बेसिक 2 या 3 हमारे पास यही लायबिलिटी है कि TDS अगर उसका कटा है 195 में तो हम TDS इंक्लूड कर लेंगे और उसकी इनकम जो है हम उसके हमारे जो स्लैब रेट के हिसाब से दिखा देंगे। और सबसे पहले जो हमारा ज़रूरी काम है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के हम कर लेंगे। और रेजिडेंट का और इनका सबसे पहले हम टैक्स फाइलिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो भी टैक्स इनकम आती है तो फ़ॉरेन में आती है। जब फ़ॉरेन में कहीं से भी आ रही है जैसे उसका USD मिल रहे हैं तो USD तो हम दिखा नहीं सकते, तो उससे हम क्या करेंगे, हम पहले इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके ही फिर हम जो हमारा अप्रोप्रिएट हेड है उसमें दिखा देंगे और जो भी हमारी डिडक्शन होगी तो हम डिडक्शन दिखा के और जो भी हमारा टैक्स बनना होगा या रिफंड बनना होगा तो वो हम फाइल कर देंगे और ये कर देंगे। तो आज की वीडियो में मेरे को यही पूरा जो वो था आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए और अगर इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।